आज हम लोग 12th क्लास के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक धातु कर्म मेटलर्जिकल ऑपरेशन को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि धातु कर्म क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि खान से प्राप्त होने वाले अयस्कों का सांद्रण और सांद्रित अयस्क से धातु के निष्कर्षण के उपरांत शुद्ध धातु प्राप्त करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण सांद्रित अयस्कों से धातु का निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु के शुद्धिकरण तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को धातु कर्म मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खान से धातु की प्राप्ति, धातु के अयस्कों की प्राप्ति की जाती है। खान से धातु के अयस्कों की प्राप्ति की जाती है। अब इस धातु के अयस्कों का उस धातु के अनुसार अनेक विधियों से सांद्रण किया जाता है, अर्थात उसमें जो कचरा है, अशुद्धियां है, गंदगी, कोयला, कंकर, पत्थर, मिट्टी, अन्य अधातु या अन्य धातु की मात्रा जो थोड़ी बहुत मिली हुई है, उसके निकालने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। जब अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है तो उसके बाद इस सांद्रित अयस्कों से उस अयस्क के अनुसार उसका हम लोग क्या करते हैं, या तो जारण करते हैं या फिर उसका निस्तापन करते हैं। ये सल्फाइड अयस्कों का जारण किया जाता है, जबकि जो कार्बोनेट अयस्क है, उस अयस्क का
निस्तापन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, निस्तापन और जारण के बाद अयस्कों से धातु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। जब धातु का निष्कर्षण कर लिया जाता है, तब भी निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु में थोड़ी बहुत अशुद्धियां पाई जाती है। इन्हीं अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध धातु के प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु का शुद्धिकरण या परिशोधन। अर्थात खान से धातु के अयस्कों को प्राप्त किया जाएगा, उस अयस्क का सांद्रण किया जाएगा, सांद्रण के बाद निस्तापन या जारण करने के उपरांत धातु का निष्कर्षण किया जाएगा, और धातु के निष्कर्षण के बाद जो अशुद्धियां या कचरा मिला हुआ है, उसको फिर से शुद्ध किया जाएगा, परिशोधन का काम होगा, यहाँ तक कि संपूर्ण प्रक्रिया को धातु कर्म मेटालर्जिकल ऑपरेशन कहा जाता है। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि अभी तक जो धातु है, मतलब कुल तत्व है, इसकी संख्या 118 है। 118 तत्व में से 98 तत्व नेचुरल है, प्राकृतिक है, और 20 तत्व ऐसे हैं जो कृत्रिम है, जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 92 तत्व प्राकृतिक हैं और 26 तत्व कृत्रिम है। अब जितना भी धातु है, मतलब 118 तत्व है, उस 118 में से कुल तत्वों का 75% जो भाग है, वह धातु है, वह मेटल है, और लगभग 25% भाग जो है, यह उपधातु है, नॉन मेटल है। और कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण को लिए हुआ है, उसको हम लोग उपधातु मेटालॉइड कहते हैं। अब हमको यह जानना आवश्यक है, क्या जानना आवश्यक है कि यह जो धातु कर्म है, इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो धातु कर्म है, इसका कौन कौन सा चरण है, और इसके चरण की भी बात हम लोगों को करनी है। इसके चरण की भी बात हम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जो हमारा धातु कर्म
का जो प्रोसेस है, स्टेप है, इस स्टेप को हम सावधानी पूर्वक समझें और जानें, तो सावधानी पूर्वक समझने और जानने के लिए आपके पास जो व्यवस्था है, आप जान चुके हैं अयस्कों से धातु के प्राप्ति तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, उसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। अर्थात इस डायग्राम के द्वारा भी बताया गया है कि धातु कर्म में सबसे पहला काम हम करेंगे, किसका काम करेंगे? नंबर ए में करेंगे। क्या करना पड़ेगा? अयस्कों का सांद्रण करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अयस्कों का सांद्रण। जब अयस्कों का सांद्रण कर लेंगे, तब उस सांद्रित अयस्कों से हम धातु का निष्कर्षण करेंगे। और जब धातु का निष्कर्षण करेंगे, तब भी उसमें यदि अशुद्धियां बच जाती है, तो उन अशुद्धियों को दूर करते हुए यथासंभव प्रयास करेंगे कि शुद्ध धातु की प्राप्ति हो सके और वह शुद्ध धातु उपयोगी हो, बाजार में बिकने योग्य हो। यहां तक की प्रक्रिया को हम धातु का परिशोधन कहेंगे। अब अयस्कों का सांद्रण हाथ से चून करके किया जाएगा। यदि धातु के अयस्क में कंकड़ पत्थर, कोयला, अवरक, सल्फर, फास्फोरस, मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, तो यथासंभव हाथ से चून कर उसे अलग कर दिया जाना चाहिए। अयस्कों के सांद्रण की दूसरी विधि है मशीन से पीसकर। जब हाथ से चूनने योग्य अशुद्धियां न बचे, धातु के अयस्कों के अंदर छिपी हो, बड़े बड़े टुकड़े के अंदर छिपी हो, तो उसको क्रशर मशीन से पीस करके आटा के समान चूर्णित बना लिया जाता है। यह क्रशर मशीन जॉ क्रशर और बॉल क्रशर होता है। जब हम पीस करके चूर्णित बना लेंगे, तो अन्य विधि से सांद्रण करेंगे। सांद्रण की अगली विधि है फेन उत्प्लावन विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाएगा। उसके बाद है गुरुत्व पृथक्करण विधि से अयस्कों का सांद्रण करेंगे। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भारी और हल्की वस्तु को भिन्न भिन्न अंतराल में खींचती है। अर्थात भारी वस्तु जल्दी तली पर बैठती है और हल्की वस्तु दूर जाकर के बैठती है, थोड़ा सा उड़ जाती है, जगह बदल देती है। तो हवा के झोंकों में ओसावन के द्वारा अलग करेंगे या पानी की धारा में धो करके अलग करेंगे। फिर एक अन्य विधि नेकक्षालन विधि के द्वारा भी हम अयस्कों का सांद्रण करेंगे।
जब अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाएगा तब उसके बाद धातु के अयस्कों से धातु का निष्कर्षण होगा। और यह निष्कर्षण की जो बात है इसमें आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि यह निष्कर्षण का काम जो हम करेंगे यह है ऊष्मा धातु कर्ण के द्वारा, जिसको थर्मो रिडक्शन प्रोसेस ऊष्मा अवकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ऊष्मा या उच्च ताप को देकर के धातु के अयस्कों को अवकृत करके अलग कराने की जो प्रक्रिया है उसको ऊष्मा अवकरण विधि कहते हैं। ऊष्मा अवकरण विधि दो प्रकार का होता है, एक को कार्बन ऊष्मा अवकरण विधि कहते हैं और दूसरे को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। कार्बन की सहायता से ऊष्मा को दे करके धातु को अवकृत करा करके अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको कार्बन ऊष्मा अवकरण विधि कहा जाता है। और कार्बन ऊष्मा अवकरण विधि के द्वारा हम लोग वात भट्ठी में लोहा का निष्कर्षण करते हैं, जबकि बेसेवर प्रवर्तक से तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि के द्वारा क्रोमाइट अयस्क से क्रोमियम का निष्कर्षण किया जाता है। कुछ ऐसी धातु के अयस्क हैं जिसका धातु विद्युत अपघट्ट है, उससे विद्युत अपघट्ट विधि के द्वारा भी धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद बात आती है तीसरा, धातु के परिशोधन या शुद्धिकरण की बात आती है। धातु के अयस्कों को जो अशुद्धियां प्राप्त हुई है उन अशुद्धियों को यथासंभव दूर करके शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको धातु का शुद्धिकरण कहा जाता है। और यह शुद्धिकरण जो हम लोग करते हैं यह आसवन विधि के द्वारा, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा ऐसी धातु जिसका द्रव्यनांक पदार्थ काफी निम्न है, कम ही ताप पर यह वाष्पीकृत होता है, इसके वाष्प को दूर ले जाकर के ठंडा करते हैं तो धातु शुद्ध हो जाता है। इसी तरह से द्रवीकरण के द्वारा भी हम लोग करते हैं, पिघला करके। भर्जन या खरपन विधि में एक नौकाकार पात्र लिया जाता है जो हड्डी की राख का बना होता है, उसमें धातु का शुद्धिकरण करते हैं। फिर विद्युत अपघटन विधि में विद्युत अपघट पात्र के अंदर निष्कर्षण से जो धातु प्राप्त हुआ है उस धातु का हम एनोड बना लेते हैं और उसी के शुद्ध धातु का कैथोड बना लिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उच्च विद्युत धारा में विद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं। धातु पिघल कर गलकर कैथोड पर जमा होती है। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया समाप्त होने के उपरांत
उसको अलग कर लेते हैं और शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली धातु की जो शुद्धता है वह 100% होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं? दंड विधि के द्वारा एक बड़े पात्र में निष्कर्षण से प्राप्त होने वाली धातु को लेते हैं और उष्मा दे करके उस धातु को पिघला दिया जाता है। और जब धातु पिघलता है तब कच्ची लकड़ी के दंड से उसको हम लोग चलाते हैं, हिलाते हैं। कच्ची लकड़ी के दंड में जो कार्बनिक यौगिक है वह अशुद्धि को अपने में चिपका लेती है और धातु शुद्ध हो जाता है। उसके बाद शुद्धिकरण के क्षेत्र परिशोधन विधि को अपनाते हैं। एक बंद पाइप के अंदर बिजली की धारा से प्राप्त होने वाली धातु को रख करके पिघलाया जाता है। फिर हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने पर धातु या अशुद्धियां अलग अलग क्षेत्र में आकर जमा होती है और उसको खोल करके धातु को अलग कर लिया जाता है। फिर इसका जो हम परिशोधन करते हैं, इसके द्वारा क्रोमेटोग्राफी वाटमैन पेपर से भी अशुद्धि को सोख लेते हैं और धातु को शुद्ध बना लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम धातु कर्म का काम करेंगे, धातु कर्म का काम करेंगे, तब यह हमको आवश्यक हो जाता है कि खनिज और अयस्क को समझें। तो धरती के नीचे मिट्टी के परत में या मिट्टी के चट्टानों में धातु पानी के साथ, खनिज लवण के साथ, अन्य अधातु के साथ या धातु के साथ मिश्रित अवस्था में पाया जाता है। इसको मिलाकर के सम्मिलित रूप से खनिज कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। आप जानते हैं कि इस मिट्टी के ऊपरी सतह पर, क्रस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम है। परत में जहां तहां लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि भी पाया जाता है। धरती के नीचे भी पाया जाता है, लेकिन सभी जगह इसकी मात्रा समान नहीं होते, अर्थात सभी जगह से इन धातु को निकालना काफी कठिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं अयस्क का। तो कहा जाता है कि ऐसा खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण, मतलब जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होती है। मतलब अयस्क क्या है? ऐसा खनिज है जिसमें धातु की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक हो। इससे धातु का निष्कर्षण आसानी से, कम खर्च पर, लाभ के लिए किया जा सके, तो ऐसे खनिज को अयस्क कहा जाता है। यह अयस्क
ऑक्साइड अयस्क हो सकता है जिसमें ऑक्सीजन हो, कार्बोनेट अयस्क हो सकता है जिसमें कार्बन हो, हैलाइड अयस्क कहा जाता है जिसमें हैलोजन परिवार का सदस्य हो, नाइट्रेट अयस्क कहा जाता है जिसमें नाइट्रोजन परिवार का सदस्य हो। अर्थात अयस्क कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ धातु है और ये महत्वपूर्ण धातु है। इसके महत्वपूर्ण अयस्क हैं जिससे संबंधित प्रश्न 12th और कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसकी सूची दी गई है। जैसे लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, अणुसूत्र है Fe2O3, अणुसूत्र हेमेटाइट का है, अयस्क का Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, इसका अणुसूत्र है Fe3O4। सिरेराइट लोहा का अयस्क है, इसका अणुसूत्र है FeCO3। आयरन पाइराइट भी लोहा का अयस्क है, इसका अणुसूत्र है FeS2। उसके बाद हम तांबा के अयस्क पर विचार करेंगे। तांबा का अयस्क है कॉपर पाइराइट CuFeS2, क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S, मैलेकाइट CuCO3 into CuOH का होल 2। सिल्वर का अयस्क अर्थात चांदी का अयस्क है सिल्वर ग्लास Ag2S, हॉर्न सिल्वर AgCl, अर्जेंटाइट AgNO3। उसके बाद एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। उसके बाद कोरंडम, क्रायोलाइट और अवरक। ये सभी अयस्क किसके हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि धातु का निष्कर्षण हर परिस्थिति में धातु के अयस्कों से ही किया जाता है। टीन का अयस्क है टीन स्टोन SnO2, पारा का अयस्क है सिनेबार HgS, जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिंक कैलामाइन ZnCO3 और जिंक का 8। उसके बाद आप देखते हैं और जानते हैं सीसा का अयस्क है PbS या ग्लेना, मैलेकाइट PbCl2, सेरुसाइट PbCO3। कैल्शियम का अयस्क कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर है CaCO3। जिप्सम भी कैल्शियम का अयस्क है CaSO4 into 2H2O। जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कैल्शियम का अयस्क है। फ्लोरस्पार कैल्शियम का अयस्क है।
फास्फोराइड भी कैल्शियम का अयस्क है और मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नीसाइड MgCO3, कार्नालाइट KCl MgCl2 into 6H2O, डोलोमाइट CaCO3 into MgCO3, ये सभी धातु के अयस्क हैं। तो हम लोगों को धातु कर्म जानने के लिए इसके सभी चरण, खनिज, धातु के अयस्कों को जानना और समझना अति आवश्यक है। हम और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि धातु के निष्कर्षण के लिए हम धातु के अयस्कों का चयन करेंगे और उससे जिससे आसानी से धातु को निकाला जा सके। तो धातु के अयस्कों को जानना, समझना और याद रखना अति आवश्यक है।